नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय को उठाएंगे जो पिछले एपिसोड में कहा जा रहा था कि हमारे कुछ भारतीय भाई बहन ये सोचते होंगे कि ये देशभक्ति राष्ट्रभक्ति और देशभक्तों के विषय में राष्ट्रभक्तों के विषय में और देश के जो दुश्मन हैं, गद्दार हैं, उनकी पहचान उनका एक माकूल इलाज और उनको नस्ल में नाबूद करना इत्यादि पर ही बल देते हैं। और जो 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 हमारी रोटी है, रोजी है, रोजगार है, हमारी समस्याएं हैं, उन पर बात नहीं होती है। तो उसके विषय में पिछले कई एपिसोड में बताया गया था और अभी हाल में जो इसके पहले वाला एपिसोड में भी उसका खुलासा किया गया था और उसी पर कुछ चर्चा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि जो जनता की सेवा के लिए जो व्यवस्था रहेगी, जो डिलीवरी सिस्टम रहेगा, उसको चुस्त दुरुस्त और प्रभावशाली, निष्पक्ष और सख्त और नियम पालक और बारी और बराबरी के वसूल को लागू करने वाला और ये जो हरामखोरी, भ्रष्टाचार, निकम्मापनी, ये जो दुर्गुण है सरकारी विभागों का, उससे बिल्कुल मुक्त और जो सरकारी विभागों पर सरकारी शासन प्रशासन में दादाओं का, रसूख वालों का, गुंडों का, माफियाओं का जो एक प्रभाव या दबदबा, उससे भी मुक्त। तो इसको करने के लिए जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में इसका खुलासा किया गया था, इसकी रूपरेखा बताई गई थी कि यह हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि इस विचार के थे कि इस देश में 25 से 30 साल तक एक राष्ट्रभक्त द्वारा तानाशाही के द्वारा ये सब किया जाए। क्योंकि लोकतंत्र है, तानाशाही तो संभव नहीं है, लेकिन तानाशाही के बराबर शक्ति और निष्पक्षता और नियम पालन और इसी के बराबर हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी शासन प्रशासन में सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, इन दोनों से प्रेरणा लेकर के हमारी जो भी डिलीवरी सिस्टम है, जो जन सेवी
जनसेवी संस्थान हैं उनको भी और इसी तरह के और संस्थानों को वो चुस्त दुरुस्त, प्रभावशाली, निष्पक्ष और सख्त और नियम पालक और ये हरामखोरी, भ्रष्टाचार, निकम्मापनी से मुक्त और दादाओं, गुंडों, रसूख वालों, माफियाओं के प्रभाव और दबदबे से भी मुक्त, बारी और बराबरी के सिद्धांत को लागू करते हैं। बारी और बराबरी का भी बताया गया था कि जब आपकी बारी आएगी तभी काम होगा, और बराबरी का तो सिद्धांत है ही, और उस बारी को तोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी रसूख वाला हो, इवन राष्ट्रपति का भी बेटा और संबंधी हो, प्रधानमंत्री का भी हो, तब भी वो बारी तोड़ी नहीं जाएगी। तो बारी और बराबरी का एक बहुत माने जनता की सेवा के लिए बहुत ही उम्दा एक वसूल है, उसको भी लागू किया जाएगा। अब इसके अलावा थोड़ा कुछ एपिसोडों में, पिछले एपिसोडों में बताया गया था, थोड़ा सा और विस्तार से बताया जा रहा है। हालांकि वो भी विस्तार नहीं है, वो भी नमूना ही है। विस्तार तो तब होगा जब हम आपके बीच में आएंगे और पूरे तंत्र के साथ आएंगे। तो नमूना ये है कि यदि इसको हुकूमत मिलती है केंद्र में, तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान माने नेशनल एंथम के नाम पर जो जनगण मन का जो कलंक है, कलंक इसलिए है कि वो राष्ट्रगान नहीं है, वह जॉर्ज पंचम की चाटुकारिता में वो गाया गया एक गीत है जो कि राष्ट्रगान हो ही नहीं सकता। उसको तुरंत खारिज करके वंदे मातरम जो हमारा जो हमारे मुल्क का आज़ादी के समय वो इनकलाबी नारा था, उसी को और पूरे रूप में वंदे मातरम को पूरा, हालांकि ये गद्दार नेहरू ने उसको राष्ट्रगान भी नहीं रखा और फिर राष्ट्रीय गीत में भी स्वीकारा, तो पहली दो लाइन ही रखा, बाद में उसको भी कटवा दिया। खैर वो तो गद्दार था, उस छोड़िए उसकी बात। लेकिन इस वंदे मातरम को, पूरा वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाया गया, पाला। जल्दी सुन लीजिए। दूसरा जो है, ये जो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी है, इनको तुरंत उतार करके हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने देश का सबसे बड़ी पदवी भारत राष्ट्र महानायक के रूप में प्रतिस्थापित करेगा, और तभी इसकी छवि जो है वो दुनिया में आगे बढ़ेगी। तो इसको राष्ट्रपिता के रूप में खारिज करके सबसे बड़े जो पूज्य और आदरणीय आदर्श रहेंगे हमारे भारत राष्ट्र के, इस रूप में भारत राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष और राष्ट्रभक्त शिरोमणि के रूप में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसको जरा याद रखें कि भारत राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि के रूप में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये सबसे आदर्श के रूप में ये प्रतिस्थापित करेगा भारतीय अवाम ताकत दल। फिर से इसको दोहरा दे रहा है कि राष्ट्रपिता के रूप में इस मोहनदास करमचंद गांधी को खारिज करके सबसे बड़े आदर्श के रूप में इस भारत राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि राष्ट्रभक्त शिरोमणि के रूप में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रतिस्थापित करेगा। एक बात और भारत की जो करेंसी है, जो नोट है, उस पर से भी जो है उस गांधी की फोटो को निकलवा करके वो हमारे भारत राष्ट्र महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को उसमें लाया। और अपने देश में जितने गद्दारों के नाम से नेहरू, इंदिरा
राजीव इत्यादि के नाम से वो संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। तो ये देश के लिए कलंक है। वो उस कलंक को ख़त्म करके सारे नाम वो हटा करके जितने हमारे अमर शहीद हैं उनके नाम से वो संस्थाओं उनके नाम पर वो संस्थाओं के नाम दिए जाएंगे। वो भी एक कलंक मिटाया जाएगा। देखिए मोटा मोटी ये बताया जा रहा है। आरक्षण हमारे बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। आरक्षण को समूल समाप्त करके जो भी जरूरतमंद हमारे बच्चे हैं उनको पूरी आर्थिक सहायता और सीखने का और दीक्षा का, ट्रेनिंग का उच्च स्तर की व्यवस्था, ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उनकी प्रतिभा को बाहर लाया जा सके, उनकी काबिलियत को बाहर लाया जा सके। और वो काबिलियत के बल पर वो सभी परीक्षाओं को या प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण करेंगे, पास करेंगे। और उसी के अनुसार जो है वो विभिन्न पदों पे, सरकारी पद हों चाहे कोई भी पद हो, उसको वो सुशोभित करेंगे और अपने सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को यथानुसार वो मजबूत करेंगे। और राष्ट्र की मुख्य धारा में बहुत तेज़ी गति से ये हमारे जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। आरक्षण को समूल समाप्त करके। आरक्षण जो है बच्चों के भविष्य के लिए भी अभिशाप है, इस देश के लिए भी वो अभिशाप है, जिसके विषय में बताया गया। और आरक्षण को उसी तरह से समाप्त करना है जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रभक्त वो चाणक्य ने उसके कुश के जड़ में मट्ठा डालकर उसको समूल समाप्त किया था। दूसरा है, इसके आगे है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को रोक करके और उसका रेट नेगेटिव में लाने के लिए, यानी एक जोड़ी पर एक ही बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो लागू। लेकिन लागू करने के पहले यह मशवरा जरूर किया जाएगा सभी संबंधित पक्षों से, सभी संबंधित और आवश्यक पक्षों से मशवरा जो किया जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय और इसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखने की आवश्यकता है। ये बात सबके दिमाग में वो डाल दी जाएगी और फिर उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। और किसी को भी अपने पंथ का तांडव करके इसको डिस्टर्ब करने का, इसको बाधित करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हमारे ये मनुस्मृति में नहीं लिखा है, हमारे वेद में नहीं लिखा है, हमारे कुरान में नहीं लिखा है, हमारे गुरु ग्रंथ में लिखा है। इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। और उसको सख्ती से लागू करने में जो हमारे भारतीय नागरिक इसमें यानी वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे, तो उनके उचित प्रोत्साहन की भी व्यवस्था होगी। और जो इसमें बाधा डालेंगे उनके लिए उचित दंड की भी व्यवस्था उसमें होगी। तो सख्ती से लागू किया जाएगा। जनसंख्या विस्फोट को उसको अरेस्ट करने के लिए उसको अरेस्ट भी किया जाएगा, मतलब उसको रोका भी जाएगा। और फिर उसकी जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसको ऋणात्मक नेगेटिव मिला करके वो रेट किया जाएगा। और लगभग आने वाले 50-60 वर्षों में वो आबादी जो कि इसमें 1 अरब 30-35 करोड़ है, उसको ला करके 30-35 पर किया जाएगा। और तभी ये देश वो सुखी होगा। जो काला धन है
विदेशों में जमा या देश के अंदर, ये कानून लाया जाएगा। हालांकि इस कानून का वादा आदरणीय मोदी जी ने किया था, लेकिन वो वादा ही भूल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल बिल्कुल इस पर सजग है। जब भी मौका आएगा और इस देश की आवाम देखेगी, तुरंत जो है एक कानून लाया जाएगा जिस कानून के अंतर्गत जो भी काला धन है भारत के अंदर तो भारत का है ही, जो भी विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा है, वो धन भारत इस देश का है। इस तरह का कानून लाया जाएगा। तब हमारी सरकार को भी अधिकार होगा उस धन को उनको वहाँ से वापस लाने का। और जितना भी संभव होगा काला धन बुलाया जाएगा। और जितने भी ये काले धन के खातेदार हैं, उनको जनता के सामने बेनकाब भी किया जाएगा। उनके यानी सारे इस तरह के पैसों को जब्त भी किया जाएगा और उनको पंग भी किया जाएगा। और इस देश में भी यदि वो काले धन का खातेदार है तो इस देश में भी उसके जो भी खाते होंगे वो भी सील होंगे। ये इसलिए सील होंगे कि उनको पंग करने के लिए, उनकी उन आदतों को छुड़ाने के लिए। लेकिन यह मैंने एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय नहीं, वो वक्त लगेगा। और इस प्रकार जितने भी भ्रष्टाचार के बल पर जिन लोगों ने तमाम इस तरह से अंबार लगा रखा है, तमाम महल अट्टालिका तमाम इस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, वो एक एक करके, यानी 20 साल 25 साल लगेगा इसमें, एक एक करके सभी को जो है इस तरह से उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? बड़ी मछली से। बड़ी मतलब जीएनपीसी का जो है नेहरू परिवार की लूट से शुरू होगा। तो ये तो रहा काला धन। अच्छा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार जो है में सबसे भयानक होता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार की जननी है जो चुनाव में पैसे का जो खर्च होता है। तो स्टेट फंडिंग को प्रभावकारी ढंग से लागू करके, अब उसका विस्तार से तो किसी एपिसोड में बताया गया था, उसके विस्तार को इस एपिसोड में बताना ठीक नहीं है। लेकिन स्टेट फंडिंग को उसके वास्तविक और बिल्कुल व्यवहारिक रूप में लागू करके राजनीतिक भ्रष्टाचार को शून्य किया जाएगा। और बाकी और जो भ्रष्टाचार के हैं वो एक फ्लाइंग स्क्वाड या जिसको औचक वो निरीक्षण कहते हैं, इसकी एक मॉनिटरिंग बॉडी, मॉनिटरिंग सेल बना करके पकड़ करके, और वही जब वो पकड़ा जाएगा, मान लीजिए किसी इनकम टैक्स में पकड़ा गया कोई बाबू, तो बाबू ही नहीं बाबू ही वो दोषी नहीं होगा। बाबू का जो बॉस होगा, मान लीजिए वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वो बाबू फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ITO, फिर उसका इनकम टैक्स कमिश्नर, यानी 2-3 स्टेप और ऊपर सभी उस दंड के भागी होंगे। मतलब यदि एक केस पकड़ा जाएगा तो 2-3-4 स्टेप और ऊपर तक के लोग दंडित होंगे। दंड का शुरुआत यहीं से होगी, वो सस्पेंड तुरंत हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका ये पुलिस विभाग है, बिजली विभाग है, तमाम विभाग है, बिल्कुल मॉनिटरिंग और फ्लाइंग स्क्वाड बना करके, यानी इस तरह के भ्रष्टाचार है, हरामखोरी है, जो भी है, इसको पकड़ करके जो भी लिप्त होंगे। और लिप्त में ये फिर से कहा जा रहा है कि मान लीजिए यदि कोई सिपाही पकड़ा गया तो सिपाही सस्पेंड नहीं होगा। सिपाही का SHO का, फिर इसके बाद उसका SSP, उसका DIG, ये सभी गलती रहेगी सिपाही की। लेकिन सिपाही से लेकर सिपाही, SHO, SSP, DIG सभी जो है वो सस्पेंड होंगे और दंड के भागी होंगे। एक नमूना ये बताया जा रहा है, इसलिए कि उस सिपाही को माने सही कर्तव्य प्रदान होने की या उसको रखने की जिम्मेदारी ये सभी की है, उसके जितने उच्च अधिकारी हैं सब की है। शिक्षा के लिए जो
ये जो नगर पालिकाओं के, जिला परिषदों के, सरकारी विद्यालयों के जो उसमें पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम का स्टैंडर्ड, उसका स्तर जो है बहुत ही ऊंचा रहेगा। यहाँ तक कि आपके शिशु मंदिर हुआ, चाहे नवोदय विद्यालय हुआ, या डीपीएस हुआ, सबसे ऊंचा रहेगा। और उसके शिक्षक भी उसी स्तर के होंगे, उनका वेतन भी बढ़िया होगा। खैर वेतन बढ़िया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि वो सभी स्थानीय होते हैं, और जो है वो अपने जो शिक्षण की जिम्मेदारियों में बहुत कोताही बरतने की शिकायतें मिलती हैं। तो स्थानीयता जो है वो खत्म की जाएगी। और ऐसे भी तमाम केसेस हैं कि मुश्किल से, जैसे मिडिल स्कूल खोला गया है, मुश्किल बच्चे रहेंगे 15-20 या 20-25, वहाँ पर जो है सिर्फ स्वार्थ के चलते वो 20-25 वो अध्यापक पड़े हुए हैं, और जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर अध्यापक है नहीं। इस तरह की जो दुर्व्यवस्थाएँ हैं, तो स्थानीयता को समाप्त। स्थानीयता जो है, मान कि वहीं पर स्कूल है, बगल में मास्टर जी का घर है, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और किसी को सौंप देते हैं, तमाम इस तरह की बातें हैं। तो स्थानीयता को समाप्त करके दूर उनकी तैनाती होगी, और जो पाठ्यक्रम का जो सामग्री है वो काफ़ी ऊंचे स्तर का होगा, उनका वेतन भी ऊंचे स्तर का होगा। अब रही बात है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस भी ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि खर्च इतना है, और सभी खर्च जो है वो सरकार ही दे, ये कोई आवश्यक नहीं, अनावश्यक एक सरकारी खजाने पर या जनता के पैसे पर बोझ डालना भी ठीक नहीं है। तो अदायगी तो करनी है, लेकिन अदायगी किसको करनी है? जो सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि यदि वो अंत्योदय का है, जो कि बिल्कुल देने की स्थिति में है ही नहीं, उसको फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त। फिर यदि वो बीपीएल का है, गरीबी रेखा के नीचे वाला है, तो 10% या 15%। और फिर उसके ऊपर जो है, मान लीजिए मध्यवर्गीय है, आय के हिसाब से, आय के स्रोत के हिसाब से और आर्थिक स्थिति के अनुसार, तो उसको 30-40%। और जो सक्षम है तो वो पूरी अदायगी तो करना पड़ेगा। ये रहा शिक्षा का। उसी प्रकार स्वास्थ्य का, जितने भी ये नगर पालिकाओं के, जिला परिषद के सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में दवा हुआ और उपकरण हुए, डॉक्टर हुए, बिल्कुल विश्व स्तर के लगाए जाएंगे, और उनकी अदायगी भी होगी उस अनुसार। जो सक्षम होगा उसको वो पूरा देना होगा, और जो बिल्कुल अंत्योदय वाला बिल्कुल नहीं, और जो बीपीएल का होगा 10 से 15%, और जो मध्यम वर्गीय होगा, जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, मैंने आर्थिक स्थिति या आय के हिसाब से, उसको 30 से 40%। एक नमूना बताएं। लेकिन वो चिकित्सा की जो सुविधा है सबको बराबर रूप से मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं। और यही चीज़ जो है वो जो नर्सिंग होम खुले हैं उन पर भी लागू किया जाएगा। और जो खर्चा उसको आएगा तो सरकार उनसे, नर्सिंग होमों से निपट लगी कि कितना खर्चा आपका हुआ, कितना खर्चा आपको कम्पनसेट किया जाए, लेकिन सुविधा उनको वही नर्सिंग होम में भी देनी पड़ेगी। तो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये विश्व स्तर का, बहुत ऊंचे स्तर का सभी वो नागरिकों को दिया जाएगा। उनको ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि ये जो साधन मैंने उतने साधन संपन्न नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, सरकार की व्यवस्था है, उनको उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था का लाभ और स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ उनको मिलेगा। उसी तरह यात्रा भी है, बसों की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, उसमें भी जो अदायगी है वो आर्थिक स्थिति के अनुसार, मतलब यदि वो अंत्योदय का है तो फ्री ऑफ कास्ट, और बीपीएल का है तो 10 से लेकर 15%, और यदि वो मध्यवर्गीय है तो 30 से 40%। लेकिन एक बात का ध्यान रहे
ये जो सुविधा है, जो हमारे मजलूम और गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन हैं, जो आबादी विस्फोट में सहयोग करेंगे उन्हीं को मिलेगा। यदि वो आबादी विस्फोट में सहयोग नहीं करेंगे तो एक बच्चे को तो मिलेगा, बाकी बच्चों को इस दुनिया में लाने का जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा भुगतने के लिए, यानी वो खुद वो जिम्मा वो उठाएं। तो उनको भी आबादी विस्फोट रोकने में उचित सहयोग उनको करना पड़ेगा। उन अपने गरीब भारतीय भाई बहनों से ये अपेक्षा करता है भारतीय जनता दल या उसकी सरकार होगी तो। इस प्रकार से जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यात्रा है, वो उसकी व्यवस्था ये मोटे मोटी। और ये जितने भी विद्यालय चले जाते हैं इनके अलावा, जैसे शिशु मंदिर है, गुरुकुल है, नवोदय है, मदरसे हैं, और भी है क्रिश्चियन के स्कूल हैं, इस टाइप से हैं, और आपके मंदिर है, मस्जिद है, आपके गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, और भी हैं, मिशनरीज हैं। ये सबको नियमन यानी रेगुलेशन और निगरानी यानी सुपरविजन एंड सर्विलेंस के जरिए सरकार जो है वो नियंत्रित करेगी और इनके पूरे फंड वगैरह पर पूरी नज़र वो रखेगी। सबके मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्रिश्चियन मिशनरी हो, सबके तो रेगुलेशन और सुपरविजन एंड सर्विलेंस के द्वारा तो कोई इसके तो कोई इसके वो बाहर नहीं होगा। जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, ये जो धार्मिक माने पंथ क्या उसको धार्मिक कहना ठीक नहीं है, पांथिक आयोजन है, जिसे पहले कुंभ है और भी इसी टाइप के करते हैं। वो अपने संसाधनों से उनको करना पड़ेगा। इससे मतलब कुंभ है, कुंभ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी सरकार की, लेकिन बिजली पानी वगैरह व्यवस्था करेगी, लेकिन वो पैसा लेगी। इसी तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भी तमाम इस तरह से मजमे करते हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की, बाकी का खर्चा वो उसके पंथ के जो उस पंथ के जो आयोजक है या उनके पास जो इस तरह का फंड है उससे मैंने, यानी सरकारी पैसा उसमें या जनता का पैसा उसमें नहीं लगेगा। और जो धर्म स्थलों की जो यात्राएं हैं, मान लीजिए हिंदू सनातन में वो 4 धाम है, हमारे इस्लाम आस्था में हज है, और हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए गुरुद्वारे हैं। इसी तरह से तो ये जो है, एक तो जो है भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं और भी माने प्राइवेट में जो हैं, उसमें जो LTC की व्यवस्था जो होती है उसमें ये 4 धाम हुए, और एक ही बार होना चाहिए, बार बार नहीं एक ही बार 4 धाम, या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए हज, या हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए जो गुरुद्वारों का है, इसमें ये पटना साहिब है, नांदेड़ है, इसी टाइप से, और ननकाना के पास अभी जो वो कॉरिडोर बना है उसको LTC सरकार या जो और भी माने जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए LTC लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, तो इसमें शामिल कर दीजिए तो वो कवर हो जाएगा। बाकी बचे जो जिनसे बचे
तो वो जो है जो फंड जो है इन पंथ के जो आयोजक हैं, जो मंदिर के हैं, जो मस्जिद के हैं, गुरुद्वारे के हैं, इनके पास जो है बहुत पैसा रहा। तो उन पैसों के द्वारा सरकार इस बात जो है व्यवस्था करवाएगी, उसी पैसे से जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो कि चार धाम की यात्रा करने का उनके पास पैसा नहीं है, या हज जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या गुरुद्वारा जाने का पैसा नहीं है, सारा उसी पैसे से फिर से कहा जा रहा है कि इन मस्जिदों के पास, इन मंदिरों के पास, इन गुरुद्वारों के पास, इत्यादि के पास बहुत पैसा है। उसी पैसे का सदुपयोग जो है, जो हमारे मजलूम किस्म के भारतीय भाई बहन हैं, वो यानी इन धार्मिक स्थलों के दर्शन की व्यवस्था उसी से की गई। ये रहा। और जो इस तरह के जो प्रोसेसन हैं, मतलब दुर्गा पूजा का है, कवड़िया का है, और फिर जो है वो कभी कभी जयंती होती है अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, हमारे वो ताजिया है, तो हम इस तरह से जो जुलूस हैं वो सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था को देखते हैं। कानून व्यवस्था की कीमत नहीं होगा, और सरकार का उसमें वो कोई भूमिका नहीं होगी। ये नहीं जैसे योगी के लोग जो है फूल बरसाते, बिल्कुल नहीं, फूल नहीं है, वो बरसाना है। कवड़िया है, ठीक है, कवड़िया का जो भी खर्चा है, जो उस पंथ के लोग हैं अपना उसको उठाएं, और सरकार यदि करती है तो सरकार वो पैसा लेगी, और जो कुछ भी है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, माने कानून व्यवस्था और जो जनता की सुविधा को देखते हुए कोई भी इस तरह से जुलूस है उसकी अनुमति मिलेगी। और यदि वो पब्लिक ऑर्डर को जनता की सुविधाओं को भंग करता है तो उसकी अनुमति नहीं। और एक बात और कि भारतीय जनता दल ने पहले ही बताया है कि धर्म के मतलब होता है कि हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा आचरण व्यवहार क्या है, इसका समुच्चय धर्म है। और वो धर्म है हमारा राष्ट्र धर्म, जो सभी भारतीय भाई बहनों को अनिवार्य रूप से निभाना है। और राष्ट्र धर्म के मतलब यह है कि हमको अपने मुल्क की चिंता करनी है, उसके हिफाजत की चिंता करनी है, वो महफूज कैसे रहे इसकी चिंता करनी है, और ये कैसे मजबूत हो, और कैसे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करें, और अपने भारतीय भाई बहनों के सुख सुविधा का चिंतन करना, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, सभी भारतीय भाई बहन। तो ये राष्ट्र धर्म जो है हर एक भारतीय भाई बहन को निभाना अनिवार्य है। रही बात है कि वो हिंदू सनातन इस्लाम ये पंथ हैं, पंथ को व्यक्तिगत रूप से अपने घर के अंदर जो भी उसकी विधि है उसे निभाना है। सामूहिक जीवन हमारा शुद्धता मैंने व्यक्तिगत आस्था का अनुसरण घर में रहेगा, जो भी पसंद है, जो भी आपकी विधि है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, भजन है, हर कीर्तन है, इबादत है, सिजदा है, नमाज है, जो भी आप करिए। लेकिन जब वो घर से बाहर आप आएंगे, वो 4 दिवारी से बाहर आएंगे, सब वहीं छूट जाएगा। और हमारा जो सामूहिक जीवन है भारतीय समाज का, जो परिवेश है, सामूहिक जीवन हमारा शुद्धता राष्ट्रीय और भारतीय रहेगा। यहाँ पर किसी भी पंथ के तांडव की इजाज़त बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से मोटा मोटी जो है इस तरह का परिवेश देने की कोशिश ये भारतीय जनता दल करेगा। और भी चीज़ें और भी अच्छी चीज़ें जाएंगी, उसका भी समावेश करेगा। क्योंकि शुद्धता हमारे जो हमारे राष्ट्रभक्त रहे हैं, जो हमारे शहीद रहे हैं, उनके जज्बों के अनुसार इस भारत राष्ट्र का निर्माण होगा। और उन्हीं के जज्बे के अनुसार जो है पूरा माहौल और लोगों के दिलों में
जो विचार है वो संचरित करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।